दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजीकरण क्या होता है, यानी समाजीकरण का क्या मतलब होता है, और फिर इसके बाद जानेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण का क्या मतलब होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। तो दोस्तों हम सभी ने एक शब्द जरूर सुना है और वो है समाज। तो ये जो शब्द है ये सामाजिक और समाजीकरण से संबंधित है। तो सीधे सीधे शब्दों में इस तरीके से कहें कि समाज सामाजिक और समाजीकरण से संबंधित शब्द है। अब एक विद्वान है अकोलकर, उनके अनुसार समाजीकरण का अर्थ है व्यक्तियों के द्वारा समाज में पाए जाने वाले परंपरात्मक व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। आकोलन ने अपनी परिभाषा में परंपरागत व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करने को ही समाजीकरण के अंदर रखा है। अब ज्यादातर व्यवहार प्रतिमान संस्थागत हो जाते हैं और उन्हीं पुराने व्यवहार प्रतिमानों को हम परंपरागत व्यवहार प्रतिमान कहते हैं। अब इन व्यवहार प्रतिमानों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहने के कारण समाज इन्हें महत्वपूर्ण समझकर समूह के कल्याण के लिए जरूरी मानकर अपनी अभिमति प्रदान कर देता है। और फिर जब इन सामूहिक व्यवहार प्रतिमानों को जब बच्चा सीखता है तो उसे बच्चे का समाजीकरण कहते हैं। समाज में बच्चा जिन व्यवहार प्रतिमानों को ग्रहण करता है उनसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो खुद को सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढालता है। और इसी ढलने की प्रक्रिया को किंग्सले डेविस ने समाजीकरण कहा है। अब देखो क्या होता है कि जब इंसान जन्म लेता है उस समय वो एक जैविक प्राणी होता है, इसलिए उस वक्त उसे सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का ज्ञान नहीं होता। अब इंसान जन्म के समय न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे मानवीय संपर्क में आने लगता है, जिससे वो सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है। और फिर यही वजह होती है कि वो एक सामाजिक जीव या प्राणी के रूप में स्थापित हो जाता है। अब इसी प्रक्रिया के कारण ही मानव समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो समाजीकरण होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से व्यक्ति सामाजिक सरोकारों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, जिससे समाज में स्थायित्व का जो गुण है वो उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अब देखो इस बात में भी सच्चाई है कि समाजीकरण में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी प्रकृति में अंतर होता है, क्योंकि समाज में एक रूपता का हमेशा अभाव होता है और इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया में भी अंतर पाया जाता है। और ऐसे ही व्यक्तियों के बीच भी अंतर दिखाई देता है। जैसे अब एक छोटे से बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जो प्रक्रिया काम में लाई जाती है वो बड़े व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है वो इतना विकसित और उपयोगी नहीं होता कि वो सब तरह की भूमिकाओं को सीखकर अपने अंदर शामिल कर लें। और वैसे ऐसी कोई संस्था बनी भी नहीं है कि बच्चों को सारी भूमिका सिखा सके। इसलिए समाजीकरण में सार्वभौमिक गुण होने के बावजूद भी समाज में भिन्नता के साथ देखी जाती है। अब इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ खास विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समाजीकरण की परिभाषाएं दी हैं। जैसे किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक संसार में प्रवेश करता है और जिसके द्वारा वो समाज और उसके विभिन्न समूहों की क्रियाओं में भाग लेने लगता है और इसके साथ साथ ही समाज के मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करने के लिए ललायत भी रहता है। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के पहले बच्चे का परिचय सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया से नहीं हो पाता है। बच्चे को समाज के संपर्क में लाने वाली और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमानों से परिचित कराने वाली प्रक्रिया ही समाजीकरण है। अब इसी तरीके से ऑर्गन और निमकॉफ ने समाजीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज में जो एक व्यक्ति समाज के द्वारा उचित और सही तरीके से समझे जाने वाले मूल्यों, कार्य करने और सोचने विचारने के तरीकों को सीखता है उसे हम समाजीकरण कहते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण का आधार है सीखना। मतलब ये कि हम हर समय सीखते हैं और हर चीज को सीखते हैं, लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया में हर एक सीख को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समाजीकरण में उसी सामाजिक सीख को रखा जा सकता है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो। अब जॉनसन का कहना है कि ये एक तरह से सीखने की प्रक्रिया है जिसके कारण शिक्षणार्थी सामाजिक जिम्मेदारी को करने योग्य बन जाता है। तो बोगार्ट्स का मानना है कि समाजीकरण एक सामूहिक कार्य है जिससे सामुदायिक भावना का विकास होता है। इससे व्यक्तियों के कल्याण के लिए मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। तो लुंडबर्ग का मानना है कि ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति विशेष सामुदायिक कार्यों में प्रतिभाग करने के लिए सामाजिक मानकों का ग्रहण करता है।
तो वहीं हर्लॉम्स का मानना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति संस्कृति ग्रहण करता है या सीखता है वही समाजीकरण के नाम से प्रचलित है। तो यहाँ समाजीकरण की इन सारी परिभाषाओं से ये पता चलता है कि ये एक तरह से प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसके जरिए से व्यक्ति सामाजिक परंपराओं और प्रतिमानों को सीख कर प्राप्त करता है और इसके साथ साथ ही मानव के द्वारा सीखे हुए व्यवहार को अपने व्यवहार में भी लाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति एक सामाजिक सदस्य के रूप में स्थापित हो पाता है। यही वजह है कि समाज में एकता, अखंडता और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। अब बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो समाजीकरण की पहली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि समाजीकरण एक सीखने का प्रोसेस होता है। इस संबंध में जॉनसन महोदय ने केवल उन्हीं प्रतिमानों और व्यवहारों को सीखना कहा है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत बात सीखता है तो वह समाजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बुरा बर्ताव या उसका गलत व्यवहार समाज को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसे में उसको समाज का सदस्य नहीं माना जा सकता। दूसरी विशेषता है आजन्म प्रक्रिया। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर साथ चलता है, क्योंकि वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से सामाजिकृत नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बचपन से वृद्धावस्था तक जिस किसी भूमिका का निर्वहन करता है तो उन भूमिकाओं में भी वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसलिए समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तीसरी विशेषता है समय व स्थान की सापेक्ष। तो इसे एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। जैसे पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो थी वो बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, जहाँ पर युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और गुरु की सेवा करने का जो कर्तव्य होता था उसका निर्वहन करवाया जाता था। जबकि अब देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा इसके बिल्कुल विपरीत है। अब विद्यार्थी गुरुओं का उतना सम्मान नहीं करते और इसी प्रकार स्थान बदलने के साथ ही समाजीकरण की प्रक्रिया में भी बदलाव आ जाता है। चौथी विशेषता है समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। दोस्तों समाजीकरण के जरिए ही सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से संपन्न किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी खास व्यक्ति को समाज में कहां पर कैसा व्यवहार करना है, ये सब समाजीकरण के जरिए ही वह सीख पाता है और इसी की वजह से व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर पाता है और प्रक्रियात्मक कार्य करने में सक्षम हो पाता है। पांचवी विशेषता है आत्म का विकास। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए से व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है और इसी संबंध में प्रसिद्ध विद्वान कुले ने कहा है कि समाजीकरण के द्वारा ही मानव सीखता है। छठी विशेषता है सांस्कृतिक हस्तांतरण। इस संबंध में ब्रूम और सेल्जनिक ने कहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति संस्कृति को सीखता है और ग्रहण करता है और आने वाली पीढ़ी को हस्तगत यानी ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति संस्कृति को सीख लेता है तो वो अपने पूरे परिवार को संस्कृति के बारे में बताता है और अपने अंदर शामिल करवाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तगत होती रहती है। और अब सातवीं विशेषता है जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी तक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा हमेशा एक जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है, लेकिन समाजीकरण से फिर वो धीरे धीरे सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। तो ये तो था समाजीकरण। अब हम बात करेंगे राजनीतिक समाजीकरण का क्या मतलब होता है। तो देखो, आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति स्थिर रखी और बदली जाती है। इस काम को पूरा करने के बाद ही व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में लाया जाता है और फिर राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनके दृष्टिकोणों का निर्माण किया जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक संस्कृति के नमूने में बदलाव भी राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही किए जाते हैं। डेनिस कावानाग के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के शब्दों को उस विधि का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिस विधि के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अभिवृत्ति सीखता है और विकसित करता है। ऐसे ही जोफ्री के रॉबर्ट्स के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की एक विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति राजनीतिक तथ्यों के प्रति अभिव्यक्ति सीखता है और दूसरी ओर इस विधि के द्वारा समाज राजनीतिक विश्वासों और स्तरों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देता है। तो अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा लोगों को राजनीतिक संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। मतलब ये कि राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के दृष्टिकोणों, विश्वासों, मूल्यों और अभिवृत्ति के निर्माण करने की विधि को ही राजनीतिक समाजीकरण भी कहा जाता है। अब अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो राजनीतिक संस्कृति की शिक्षा देने, इसका निर्माण करने
इसको कायम रखने, इसमें बदलाव करने, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थिर रखने जैसी क्रियाओं को राजनीतिक समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। अब राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं क्या है ये देखते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, जिसमें पहली विशेषता है स्पष्ट रूप व गुप्त रूप। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि राजनीतिक समाजीकरण हमेशा स्पष्ट रूप में हो, ये गुप्त रूप में भी संभव है, क्योंकि जब गैर राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति लोगों की जो अभिवृत्ति है वो उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति पर अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालती है, और उस वक्त ये राजनीतिक समाजीकरण की अप्रत्यक्ष या फिर गुप्त क्रिया होती है। लेकिन जब कुछ खास राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट रूप से लोगों की राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तब राजनीतिक समाजीकरण का ये प्रत्यक्ष रूप होता है। मतलब ये कि राजनीतिक समाजीकरण की जो क्रिया है वो हर समाज में होती है, और ये क्रिया प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप में भी हो सकती है या फिर गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है। दूसरी राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता है प्रत्येक समाज में उपलब्ध। राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसी खास समाज का लक्षण नहीं है, बल्कि हर प्रकार के समाज का लक्षण है। अब राजनीतिक प्रणाली का चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन राजनीतिक समाजीकरण की क्रिया का अस्तित्व जरूर होता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि सर्व सत्तावादी राजनीतिक प्रणाली के अंदर राजनीतिक समाजीकरण का रूप शासक की इच्छाओं और उसकी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा के अनुसार होगा, जिस राजनीतिक विचारधारा पर राजनीतिक प्रणाली आधारित है। जैसे सोवियत संघ और चीन जैसे साम्यवादी देशों में सर्व सत्तावादी शासन प्रणाली है। अब ऐसी शासन प्रणाली के अंदर राजनीतिक समाजीकरण साम्यवादी दिशा के प्रति ही हो सकता है, और दूसरे किसी राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर लोगों के राजनीतिक समाजीकरण की संभावना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की राजनीतिक समाजीकरण की जो क्रिया है वो केवल प्रजातांत्रिक देशों में ही नहीं, बल्कि हर प्रकार की शासन प्रणाली के अंदर होती है। तीसरी विशेषता है अनौपचारिक व औपचारिक राजनीतिक शिक्षा। यहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण का मतलब लोगों की राजनीतिक संस्कृति को स्थिर रखना और उसमें बदलाव लाना है। मतलब राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा लोगों के राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक दृष्टिकोणों, राजनीतिक अभिवृत्तियों को निर्मित और स्थिर रखा और परिवर्तन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ औपचारिक रूप से ही नहीं, बल्कि अनौपचारिक विधि के जरिए भी किया जाता है। यहाँ पर अनौपचारिक विधि को इस तरीके से समझा जा सकता है या फिर स्पष्ट किया जा सकता है कि कई बार व्यक्तियों को ये पता नहीं होता कि उनके राजनीतिक प्रणाली के प्रति उनका दृष्टिकोण बन रहा है या फिर उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार देश के अंदर या बाहर कई ऐसी महान घटनाएं घटित हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्तियों के दृष्टिकोण में खुद ही परिवर्तन आने लगता है। अब राजनीतिक समाजीकरण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की राजनीतिक शिक्षा शामिल है। जैसे जब लोगों में राजनीतिक संस्कृति विकसित करने या उनकी राजनीतिक संस्कृति को स्थिर रखने या बदलने के लिए खास कोशिश की जाती है, तब ऐसी क्रिया को औपचारिक क्रिया कहा जाता है। लेकिन जब लोगों की राजनीतिक संस्कृति खुद बिना किसी कोशिशों के किसी भी रूप में प्रभावित होती है, तो उसे राजनीतिक समाजीकरण के अनौपचारिक क्रिया कहा जाता है। चौथी विशेषता है राजनीतिक समाजीकरण की विधि में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृति का संचारण सम्मिलित। यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक संस्कृति का संचारण करना राजनीतिक समाजीकरण की विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये विशेषता ज्यादातर उन देशों में जरूरी समझी जाती है जहाँ एक रूप राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है और जहाँ राजनीतिक स्थायित्व का अस्तित्व पाया जाता है। अब देखो, केवल उस राजनीतिक संस्कृति को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए जो राजनीतिक संस्कृति लोगों को भारी बहुमत से स्वीकार हो और लोग जिसे अपने विवेक आधार पर उचित राजनीतिक संस्कृति समझते हो। इस तरीके से राजनीतिक संस्कृति केवल उन समाजों में ही संभव हो सकती है जहां राजनीतिक प्रणाली निरंतर रूप से लंबे समय तक स्थिर रहकर कार्य कर रही हो और लोग उस राजनीतिक प्रणाली के प्रति सच्ची लगन और श्रद्धा रखते हो। और ऐसी राजनीतिक संस्कृति जो लोगों पर बलपूर्वक थोपी जाती हो, उस राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान ही